हेलो, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ पॉलिटी। आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग। संविधान के भाग कितने भाग है संविधान में? संविधान में भाग है 22। 22 भाग है। पहले भाग से हम स्टार्ट करेंगे। जो भाग 1 है इसमें दे रखा है संघ और इसका राज्य क्षेत्र, यानी कि जो हमारा देश है वो एक संघ है और इस संघ का क्षेत्र कहाँ तक है, एरिया कहाँ तक है। जो हमारा देश है भारत, इसको संघ बोला गया है। संघ कैसे बोला गया है, क्यों बोला गया है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इसका राज्य क्षेत्र कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसमें अनुच्छेद कितने आते हैं? अनुच्छेद आते हैं 4। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। तो 4 जो अनुच्छेद है, पहले शुरुआत के जो 4 अनुच्छेद हैं, ये किस में आते हैं? पहले भाग में आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाता है। इसके बाद अपन आते हैं सीधे अनुच्छेद 1 पर। जो अनुच्छेद 1 है इसके अंदर लिखा हुआ है इंडिया यानी भारत। मतलब दो नाम दे रखे हैं, क्योंकि संविधान सभा में इंडिया और भारत को लेके एक मत नहीं थी संविधान सभा, इसलिए फाइनली डिसाइड हुआ कि दोनों ही नाम रखे जाएंगे। इंग्लिश का इंडिया भी और हिंदी का भारत भी रखा जाएगा। दोनों नाम जो है रखे गए। तो पहली लाइन तो आर्टिकल 1 में क्या लिखी गई है? इंडिया यानी भारत। राज्यों का समूह नहीं होके क्या होगा? ये राज्यों का संघ होगा। तो इंडिया यानी भारत जो है वो राज्यों का समूह नहीं है, ये क्या है? राज्यों का संघ है। तो आर्टिकल 1 से अब तक कितनी बातें पता चली? 2 बातें। एक तो क्या, नाम पता लगा, और एक क्या कि इसकी राज पद्धति कैसी है। राज पद्धति यानी कि जो शासन व्यवस्था है, शासन का जो तरीका है वो कैसा है। राज्यों का इसको संघ माना गया है। अब राज्यों का संघ क्या होता है देखते हैं। राज्यों का संघ, इसमें 2 सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था, 2 सदन, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो राज्यों के संघ, मतलब ये जो संघ है, संघ के ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आती है। 2 सरकार हो गई, शक्तियों का विभाजन हो गया, लिखित संविधान हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी तो जो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है हम वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो आर्टिकल 1 में राज्यों के संघ का क्या मतलब है कि जो भारतीय संघ है ये राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे कि यूएसए में है। यूएसए क्या है? जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनको मिला के बना हुआ है। ठीक है, अपने साथ ऐसा नहीं है कि वो उस तरह से राज्यों ने अपना एक ऐसे बनाया कि हाँ हम जो है मिलकर एक देश बना लेते हैं। हमारा देश है वो राज्य बनाता है। हम आगे आर्टिकल 2 में पढ़ेंगे, आर्टिकल 3 में पढ़ेंगे कि हमारा जो संसद है उसको ये शक्ति है कि वो राज्य बनाए। जो अमेरिका है वो क्या है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ये तो है अमेरिका। वहीं इंडिया जो है, इंडिया क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका क्या मतलब हुआ कि यूएसए के जो राज्य हैं उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। यूएसए का जो संघ है, यूएसए जो देश के रूप में जो है उसको भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इंडिया में क्या है? इंडिया को ख़त्म नहीं किया जा सकता,
इंडिया तो क्या है, अविनाशी है, अविनाशी संघ है। जबकि जो स्टेट्स हैं उनको बदला जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि इंडिया जो है, अपना जो कंप्लीट इंडिया है, ये इंडिया एक संघ है और प्रशासन के लिए राज्यों के अंदर बटा हुआ है। ठीक है, इतनी सी बात है। अच्छा, जो अनुच्छेद 1 है इसके अंदर 3 श्रेणियां दे रखी है। अनुच्छेद 1 को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है ना। 3 श्रेणियां कौन कौन सी हो सकती है? एक तो जो इंडिया है वो किस किस से बना हुआ है? राज्यों के क्षेत्र से बना हुआ है, राज्यों के क्षेत्र से। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है? इसके संघ क्षेत्र, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ऐसे ही। तो जो यूटीज जो होती है, वो यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेश जो हैं, वो आ जाएगी दूसरी श्रेणी। और तीसरी, भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया गया क्षेत्र, है ना। जैसे किसी भी टाइम पे, जैसे सिक्किम को, जो है सिक्किम अपना देश का हिस्सा नहीं था, लेकिन एक टाइम बाद में सिक्किम को अपना एक स्टेट बना लिया, है ना। तो इस तरह से आगे भी जाके, जैसे मान लो अपन ने किसी एरिया को जो है अधिकृत कर लिया, तो वो अपने क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह के बजाय क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है। और इसकी 3 श्रेणियां हैं, राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और एक अधिकृत। ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 1। ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 2 पर। अनुच्छेद 2। जो अनुच्छेद 2 है, इसमें जो भारतीय संघ जो है, भारत का जो संघ क्षेत्र है, उसके बाहर का यदि कोई क्षेत्र है, कोई राज्य है, उसको किस तरह से अपने जो एरिया है उसके अंदर प्रवेश या उसकी स्थापना की जा सकती है। ठीक है। तो अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि संसद जो है विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। ठीक है। तो संसद विधि द्वारा, या ऐसी कोई शर्तें हो जो भी संसद को ठीक लगे, उसके हिसाब से क्या कर सकती है, नए जो राज्य हैं उनका प्रवेश कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। ठीक है। तो इसमें संसद को क्या है, 2 शक्तियां मिली हुई हैं। कितनी शक्तियां मिली हुई है? अनुच्छेद 2 के तहत 2 शक्तियां मिली हुई है। क्या क्या शक्तियां हैं? पहली तो है नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना। पहला क्या है? नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना। और दूसरी क्या है? जो शामिल क्षेत्र है उसको एक स्टेट भी तो बना सकती है, जैसे कि अपने सिक्किम को बनाया। शामिल क्षेत्र को नए राज्य के रूप में गठित करना। ठीक है। तो 2 हो गई इसके पास शक्तियां। इसके बाद अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 जो है, ये भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण या फिर जो वर्तमान राज्य हैं या वर्तमान राज्यों में बदलाव करना हो, परिवर्तन करना हो, है ना। एक तरह से आप इसको क्या कह सकते हो, राज्यों का पुनर्सीमन।
ठीक है। पुनर्सीमन का क्या मतलब है? मतलब राज्यों का पुनर्गठन करना। ठीक है। तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए संसद को कुछ शक्तियां मिली हुई है, वही पढ़ते हैं। राज्यों के पुनर्गठन संबंधित संसद की शक्ति। अब संसद अपने राज्यों में किस तरह से बदलाव कर सकती है, उसकी जो शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 3 में किस तरह से दे रखी है, वो हम पढ़ने वाले हैं। पहला है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके। राज्य है, उसका राज्य क्षेत्र अलग करके। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में से आपने कोई नया राज्य बना दिया, जैसे कि बिहार से झारखंड बनाया गया था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया था, इस तरीके से, है ना। या फिर दो या दो से ज़्यादा राज्य हैं, उनके क्षेत्रों को मिलाकर। ठीक है। दो या दो से अधिक राज्यों का क्षेत्र। ठीक है। या फिर उसका भाग। ठीक है। या राज्यों के भागों, मतलब इन भागों को मिलाकर, है ना। नए राज्य। ठीक है। तो कोई राज्य है, उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके एक राज्य बना दिया। दो या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्र को, या फिर दो या दो से ज़्यादा राज्यों के भागों को जो है, उनको मिलाकर नए राज्य बनाने का अधिकार जो है संसद को मिला हुआ है, यानी कि एक तरह से शक्ति मिली हुई है। अच्छा, दूसरी क्या है? किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। घटा भी सकती है क्या? बिल्कुल घटा सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है। और क्या कर सकती है? जो सरकारें अक्सर करती है, नाम परिवर्तित। ठीक है। नाम परिवर्तन। अच्छा, इससे पहले एक और रह गया, सीमाओं में परिवर्तन। और लास्ट है, लास्ट क्या है? नाम परिवर्तन। ठीक है। तो 5 बातें हो गई। क्या क्या बातें हो गई? दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर, या फिर राज्यों के भागों को मिलाकर, है ना, या फिर राज्य क्षेत्र अलग करके एक नया राज्य बना सकते हैं। दूसरा क्या है? क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, क्षेत्र को घटा सकते हैं, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, और नाम परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये संसद राज्यों के साथ ऐसे मनमाने तरीके से खेल सकती है क्या? इसकी कुछ शर्तें भी इसमें लिखी हुई है, देखते हैं हम। इसकी 2 शर्तें हैं। पहली तो, जो ये अध्यादेश होगा, अध्यादेश, वो होगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। देखो, सबसे पहले तो आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है। और दूसरा क्या है, जो संबंधित राज्य है उसके विधानमंडल में इसको भेजना पड़ेगा। संबंधित राज्य विधानमंडल में पेश किया जाना इसकी बाध्यता है। ठीक है। तो अब जो है, ये जो राज्य विधानमंडल है, अब ये इसके ऊपर, ठीक है, चर्चा वगैरह वगैरह करेंगे,
और ये अपनी सहमति दे भी सकते हैं और असहमति भी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं। राज्य विधानमंडल की सहमति और असहमति का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है? क्या ये ऐसा कर सकते हैं कि भई सहमति के लिए भेजा है या फिर असहमति के लिए भेजा है तो इसको अपने पास ही रख लें, ताकि उसका तोड़ना जोड़ना वो सब चीज़ें हो ही नहीं सके? ऐसा भी नहीं कर सकते। इनको क्या करना पड़ेगा, निश्चित समय में लौटाना पड़ेगा। ठीक है? तो कम ही अधिकार मिले हुए हैं जो स्टेट्स हैं उनको तो। लेकिन ये वाली बात है कि भाई दो शर्तें हैं। एक तो अध्यादेश जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाएगा और संबंधित राज्य विधानमंडल में भेजेगा। राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्य के विधानमंडल में भेजेगा, वहाँ पे चर्चा होगी। वो इसको जो है सहमति और असहमति दे सकते हैं या फिर अपनी तरफ से कुछ इसमें संशोधन जो है वो बता सकते हैं। लेकिन उन सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। संसद उसको माने तो माने, नहीं तो नहीं माने। ठीक है? अब जब ये संसद में आएगा स्टेट से, उसके बाद में संसद का कोई सा भी सदन, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, दोनों में ही साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से पास करके ये जो विधेयक है वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, यानी कि अधिनियम बन जाएगा। ठीक है? तो आर्टिकल जो 3 है, आर्टिकल 3 जो है वो क्या करता है, नए राज्यों के गठन के बारे में बताता है। ठीक है? इसके कुछ प्रावधान हैं कि भाई जो है विधेयक जो है पहले तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाएगा, संबंधित विधानमंडल को भेजा जाएगा, वहाँ से जो भी है सहमति असहमति जो भी आनी आ जाएगी और जो संसद है वो अपने साधारण बहुमत से इसको पास करके अधिनियम बना देगी। ठीक है? इसके अलावा कुछ बातें ऐसी थी कि संसद क्या कर सकती है, ये कोई राज्य है, इस राज्य से, जैसे ये कोई ए राज्य था, इससे बना दिए इसने एफ और जी राज्य। जैसे एक्स और वाई राज्य थे, ये कुछ राज्य थे, इसमें से क्या है, इसने ये वाला एरिया ले लिया, ये वाला लेके और एक नया राज्य बना दिया जेड। तो इस तरह से किसी एक राज्य के राज्य क्षेत्र को अलग करके ये वाला किया, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के राज्य क्षेत्र को लेके ये क्या है, नया राज्य बना सकती है। अच्छा, ये कोई स्टेट है, ये यहाँ तक था और ये वाला यहाँ तक था, ये बड़ा लग रहा था तो संसद को लगा इसको यहाँ तक कर देना चाहिए। तो इस तरह से सीमा जो है, सीमाओं को बढ़ा सकती है। इसकी सीमा घटा दी तो सीमा को घटा सकती है। ठीक है? अच्छा, ये तो ये सीमाओं में परिवर्तन हो गया, कर सकती है। क्षेत्र को छोटा और बड़ा कर दिया, कर सकती है। क्या इनके नाम में परिवर्तन कर सकती है? जैसे एम और एन स्टेट थे, स्टेट को लगा, संसद को लगा कि एम सही नहीं है, मैं तो इसको डब्लू करूँगा, तो डब्लू किया जा सकता है। ये था अनुच्छेद 3। यहीं से अपना वो कॉन्सेप्ट आता है कि भारत क्या है, भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है? जो राज्य हैं उनको नष्ट किया जा सकता है संसद के द्वारा, लेकिन ऐसा जो है राज्य नहीं कर सकते कि वो संघ को नष्ट कर दे। ठीक है? उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलेंगे हम आर्टिकल 4 की तरफ। आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4 ऐसे कहता है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 368 के तहत
संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो भाई, यदि आप जो है आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2, जिसमें हमने बात की कि संघ के बाहर के जो क्षेत्र हैं उनको शामिल करना, ठीक है, या फिर उनको राज्य बनाना, ये सब चीज़ें, या फिर अनुच्छेद 3 के तहत हमने बात की कि नया राज्य बनाना, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना, या उसके नाम में परिवर्तन करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। जैसे कि 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें क्या किया था, बांग्लादेश और भारत ने अपने एनक्लेव्स जो थे, एनक्लेव क्या होता है, जैसे ये कोई क्षेत्र है और इसके बाहर जो है किसी और देश का नियंत्रण है, जैसे ये बांग्लादेश का भूभाग है और ये इंडिया का भूभाग है, तो इसको, इस भूभाग को बोलेंगे एनक्लेव। ठीक है। तो ऐसे भूभागों को क्या है, एक्सचेंज किया था। ठीक है। भारत ने 111 विदेशी क्षेत्र जो थे वो दिए थे बांग्लादेश को, ऐसे भूभाग 111 दिए थे। और बांग्लादेश ने कितने दिए थे, 51। 51 जो है इधर थे उनके, ये तो भारत को दे दिए। और हमारे जो है इस साइड में, इधर जो बांग्लादेश वाला एरिया है, यहाँ पे 111 थे। ये 100वां संविधान संशोधन अधिनियम था। तो ये सारी जो चीज़ें हुई थी, ये ये क्योंकि हमने अपनी ज़मीन जो है, यहाँ पे जो ज़मीन थी, ये वाली 111 जो भूभाग थे, ये बांग्लादेश को दिए। तो इन सबको देने के लिए हमें क्या करना था कि भाई संविधान संशोधन करना था, क्योंकि ऐसे नहीं दे सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी वाद वाद में कहा था। ठीक है। और अगर हम बाहर से ज़मीन अगर ले रहे हैं तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा अनुच्छेद 4 में कहा गया है। इसके बाद आर्टिकल 5 से 11 तक दे रखी है नागरिकता, जो कि मोस्टली एग्जाम में सिलेबस में नहीं होती। हमारी जो नागरिकता है वो कैसी है, एकल नागरिकता है। ठीक है। जैसे ब्रिटेन में भी है। और यूएसए में कैसी होती है, दोहरी नागरिकता। ठीक है, स्टेट की अलग और यूएसए की अलग, इस तरह से, है ना। तो हम सीधा चलेंगे भाग 3 पर। भाग 2 जो था, भाग 2 हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मोस्टली एग्जाम में सिलेबस में नहीं होता। भाग 3, जो यहाँ पे मौलिक अधिकार दे रखे हैं, भाग 3। ठीक है। मौलिक अधिकार, जब शुरुआत में जब हमने बनाया तो वो हमने प्रेरणा कहाँ से ली, वो ली हमने यूएसए से। मौलिक अधिकार की जो प्रेरणा ली गई थी वो कहाँ से ली गई थी, अमेरिका से ली गई थी, वहाँ के संविधान से। ये अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है। मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 15 तक। ये जो भाग 3 है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा, सुप्रीम मैग्ना मैग्ना कार्टा कहते हैं। अच्छा, ये देखो, एक लंबी और बहुत, मतलब विस्तृत सूची है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई सूची है, जिसके अंदर मूल अधिकार जो है बताए हुए हैं। ठीक है। 12 से लेके 35 तक काफ़ी सारे आर्टिकल हो, फिर इनके सब आर्टिकल भी हैं। ठीक है। तो वास्तव में जो मूल अधिकारों के संबंध में जितना ज़्यादा विवरण अपने संविधान में मिलता है, उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलता। चाहे हमने अमेरिका से लिए, अमेरिका के अंदर भी इतना जो है इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया जितना हमारे देश में किया। और संविधान के द्वारा गारंटी दी गई है कि बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के लिए गारंटी दी जाए। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रीय हित
और राष्ट्रीय एकता, इन सारी चीज़ों को क्या है, समाहित किया गया है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी बोलते हैं इनको ना, मूल। तो इसको मूल क्यों बोला गया है? ठीक है, पहली बात तो ये कि इसकी संविधान से क्या मिली हुई है, गारंटी मिली हुई है ना, सुरक्षा मिल गई। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। अच्छा, चहुमुखी विकास क्या होता है? चारों मुंह से विकास। चहुमुखी विकास जो होता है उसके अंदर चार चीजें आती हैं कि व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। तो व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक चहुमुखी विकास हो सके, इसके लिए जो अपना मूल संविधान था, मूल संविधान में, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 6। ठीक है, तो हम देखते हैं इनको, कौन कौन से थे, कौन कौन से रह गए हैं। ठीक है, पहला है समता का अधिकार। समता का क्या मतलब है? समानता। ठीक है, ये है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ये कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, ये आप याद करते जाना। समता का जो अधिकार है वो 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है 19 से 22 तक है, क्योंकि मैच द कॉलम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे ही जाते हैं। तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 23 और 24 में दिया हुआ है। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये दे रखा है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, अधिकार, ये है अपने अनुच्छेद 29 और 30 में। छठा जो था वो था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में था। सातवां था संविधानिक, सातवां था क्या है? उपचारों का अधिकार, ये है अनुच्छेद 32 में। जो ये छठा जो है संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 31 है, ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया। 44वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसके तहत संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, आर्टिकल 301 के तहत। ठीक है, तो ये हैं 7 थे, 6 रह गए।
अब जो ये मूल अधिकार हम पढ़ेंगे, इसमें जगह-जगह क्या है, राज्य लिखा हुआ आएगा, राज्य, स्टेट, ठीक है? तो ये स्टेट क्या है? किस संदर्भ में जो है ये राज्य लिखा हुआ है? किस-किस को आप राज्य का हिस्सा या फिर राज्य मानोगे? वो सारी चीज़ें अनुच्छेद 12 में दे रखी है। 12 में क्या कर रखा है? राज्य को परिभाषित कर रखा है। किसके लिए? भाग 3 के लिए। ठीक है? चलो इसको समझते हैं, राज्य क्या है? अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य, पहली बात तो क्या है कि अपना संसद और जो विधानमंडल है ना? तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो पहली बात, कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार, यानी कि भारतीय संसद और भारतीय संसद। पहली बात क्या है? कार्यकारी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, विधायी, लेजिस्लेटिव, और संघीय सरकार में क्रियान्वित, ठीक है, उसमें काम करने वाली सरकार और भारतीय संसद। मतलब कौन कौन हो गया? आपकी कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, है ना, राज्यसभा लोकसभा दोनों चीज़ें उसके अंदर आ गई, है ना, सरकार आ गई, ठीक है। फिर आते हैं दूसरा, दूसरा मतलब दूसरा स्टेट आ जाएगा, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, ठीक है। तो ये स्टेट का आ गया। तीसरा, यदि कोई स्थानीय निकाय हो गया, नगर पालिका हो गई, पंचायत, या फिर न्यास सुधार, है ना, बोर्ड वगैरह वो जो होते हैं, वो सारी चीज़ें, सभी स्थानीय निकाय, यानी कि नगर पालिका, पंचायत, ठीक है, बोर्ड वगैरह, ये सब चीज़ें होंगी। और इसके अलावा भी यदि जो भी निकाय है जो वैधानिक है, या फिर आपके गैर संवैधानिक प्राधिकरण है, जैसे LIC, ONGC, भेल, सेल, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब, अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक, वैधानिक, वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण, एग्जाम्पल इसके तो आपको काफ़ी सारे ध्यान है, जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, ठीक है, और भेल,
है ना? ये सब चीज़ें हैं, उन सबको हम क्या मानेंगे? स्टेट मानेंगे। तो जो भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं, राज्य सरकार के विधायी अंग, है ना? या फिर राज्य विधानमंडल सरकार हो गई, स्थानीय निकाय हो गए, नगर पालिका, पंचायत बोर्ड, ये सब चीज़ें हो गई। बाकी सब निकाय जैसे LIC, ONGC और भेल वगैरह, ये सब होगी। ये सारी चीज़ें ही मूल अधिकारों में क्या मानी जाएगी? ये मानी जाएगी स्टेट। इसको हम राज्य मानेंगे। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, दी एंड करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। पूरे जो मूल अधिकार है वो एक साथ में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। वैसे काफ़ी लंबे हैं, काफ़ी सारी बातें हैं, तो हम देखेंगे, DPSP वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद करना। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, बाकी मूल अधिकार से तो आने ही आने हैं। ठीक है, थैंक यू।